Welcome dear students. Today in this video we will discuss about the quiz on fashion, fitness and sports that we have already conducted under Fit India Week in our विद्यालय। बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्विज़ की जो हमने फिट इंडिया वीक में अटेम्प्ट किया था। इसके सारे क्वेश्चंस और उनके करेक्ट आंसर्स की बात करेंगे। आइए शुरू करें। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार में कितने पद या चरण होते हैं? 18, 14, 12 और 16। कितने भागों में बांट करके हम सूर्य नमस्कार को करते हैं, इस प्रश्न में पूछा गया है। सूर्य नमस्कार के जब डिफरेंट स्टेप्स को हम देखते हैं, सो देयर आर 12 स्टेप्स, 12 अलग अलग चरण हैं, 12 अलग तरीके हैं जिसके जरिए हम इसको मिला करके सूर्य नमस्कार कंप्लीट करते हैं। पहली पोजीशन, उसके बाद सेकंड पोजीशन में है इस तरीके से, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, then 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. These are the 12 steps. इन 12 चरणों में हम सूर्य नमस्कार कंप्लीट करते हैं। पहले चरण को हम नाम देते हैं प्रणाम आसन। ये प्रेयर पोज होता है। इस पोजीशन के बाद सेकंड पोज जो आप लेते हैं वो हस्त उत्तान आसन कहा जाता है, यानी हाथ को ऊपर उठाया जाता है इसमें। देन हस्त पादासन, अपने हाथों को पैर के पास ले जाते हैं इसमें। दिस इज़ द थर्ड स्टेप, इस तरीके से। इसके बाद जो फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन में उसको अश्व संचालनासन कहा जाता है, यानी घोड़े की तरह संचालन जिस तरीके से किया जाए उस प्रकार की मुद्रा बनाई जाती है फोर्थ स्टेप पे। फिफ्थ जो पोज है उसे नाम दिया जाता है दांडासन, दंडासन। दंडासन जो है वो एक स्टिक पोज है, शरीर बिल्कुल स्टिक यानी एकदम छड़ी की तरह बिल्कुल सीधा होता है, दंडासन इसे कहा जाएगा। दंड की तरह, छड़ी की तरह स्टिक पोज है। इसके बाद सिक्स जो स्टेप है उसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों से नमस्कार किया जाता है। इसको अष्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है। शरीर के अलग अलग हिस्सों को टोज़ के जरिए घुटने भी नीचे किए जाते हैं, चेस्ट का पार्ट भी, फिर नोज़ का पार्ट भी, इस तरीके से नीचे करके ज़मीन पर, इसको अष्ट नमस्कार आसन कहा जाता है। दिस इज़ द सिक्स्थ पोज। इसके बाद सेवेंथ पोज में अपने शरीर को फिर आगे उठाते हैं इस तरीके से। इसको नाम दिया जाता है भुजंगासन। भुजंगासन जो शब्द है वो भुजंग यानी सर्प से इसको लिया गया है। इसको इंग्लिश में कोबरा पोज कहा जाता है। भुजंगासन यानी सर्प की तरह शरीर को ऊपर उठाना, स्ट्रेच करते हैं। देन जो 8th पोजीशन है, 8th स्टेप है, उसमें शरीर को पर्वत की तरह उठाते हैं इस तरीके से, पर्वतासन या माउंटेन पोज इसे कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो फिर से अश्व संचालनासन होता है। ये बिल्कुल फोर्थ पोज की तरह ही है, क्योंकि उसी तरीके से जैसे हमने इसको शुरू किया था उसी तरीके से आप इसको वापस फर्स्ट पोजीशन तक जाते हैं। अश्व संचालनासन 9th पोज के बाद 10th पोज में हस्त पादासन आता है, फिर से उसी तरीके से जैसे थर्ड पोज है। देन लाइक सेकंड पोज 11th पोज में फिर आप हस्त उत्तान आसन करते हैं, यानी हाथ पीछे की तरफ ले जाते हैं और फिर हाथ को जोड़ करके फिर से प्रणाम की मुद्रा में आ जाते हैं, प्रणाम आसन में। इस तरीके से ये 12 स्टेप्स हैं, 12 चरण हैं जिनमें हम अपने सूर्य नमस्कार को करते हैं। बच्चों, इसको देखने से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर कई सारे 12 अगर आसन 12 तरीके इसमें जोड़े गए हैं, इसका मतलब है कि सूर्य नमस्कार में बहुत सारे अलग अलग तरह के जो आसन हैं वो एक साथ मिल करके साथ में आ जाते हैं। और इसीलिए इसके अधिक फ़ायदे गिनाए जाते हैं कि कई सारे आसन करने की बजाय अगर इस एक सूर्य नमस्कार को किया जाए तो उसमें कई सारे आसन, क्योंकि हम इनके साथ में अलग अलग स्टेप्स में कर लेते हैं, इसलिए उनके सबके फ़ायदे हमें मिलते हैं। बच्चों, भारतीय परंपरा में सूर्य नमस्कार, सूर्य को हम एक देवता के रूप में मानते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का हमारी धरती पर हर तरह के जीवन के लिए भी, और सभी तरह की जितनी भी गतिविधियां पृथ्वी पर संचालित होती हैं, हवा का चलना, पवन का प्रवाह, नदियों के जो लहरें बनती हैं, यानी हवा के जरिए, फ्रिक्शन के जरिए जब लहरें बनती हैं, इस तरीके से धरती पर होने वाले हर तरह की मूवमेंट, पेड़ पौधों का जो जीवन है, पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले दूसरे जो जीवन है, जीवन के हर रूप का जो स्रोत है वो अल्टीमेटली सूर्य ही है। इसलिए सूर्य को बड़ा देवता मान करके, ऊर्जा का स्रोत मान करके उसको एक केंद्र बिंदु रखा गया है, और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारे शरीर को इस तरह के अलग अलग स्ट्रेचिंग पोजीशंस में, आसन में ला करके शरीर को स्वस्थ बनाने की बात की गई है। जहाँ तक परंपराओं की बात करें तो भारत में ये जो सूर्य नमस्कार हैं ये 12 अलग अलग 12 या 13 सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ किए जाते हैं। इनकी भी हम जानकारी ले लेते हैं। इनको अगर लिखा जाए एक क्रम में तो इनको हम लिख सकते हैं मिरसु, भा, ख, पू, ही, म, आ, स, अ, भा, स। दीज आर 13। ये 13 हैं। ये एक सूत्र है,
एक सामान्य तरीके का फॉर्मूला है जिसके जरिए हम उन मंत्रों को भी सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं। मी से मैं बारी बारी इन सभी के जो फॉर्म है, जो सूत्र या फॉर्मूला लिखा गया, मैं इसको डिकोड करता हूँ। इसको आप समझ भी जाएंगे कि ये मंत्र किस प्रकार से डेवलप होते हैं वन बाय वन। पहला जो मंत्र है वो ओम मित्राय नमः, मी से है। फिर ओम रवये नमः, फिर ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, देन ओम पूषणे नमः। सातवां जो है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8th इज़ ओम मरीचाय नमः। देन 9th वन इज़ ओम आदित्याय नमः। 10th वन इज़ ओम सवित्रे नमः। 11th को ओम अर्काय नमः कहा जाता है, ये भी एक सूर्य का ही एक पर्यायवाची है। देन 12th में आप ओम भास्कराय नमः कहते हैं। और सबसे आखिर में 13वें को, कई स्रोतों में 13वां नहीं लिखा है, कुछ कुछ जगहों पर 13वें मंत्र की भी चर्चा मिलती है, ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। इस तरीके से ये मिरसु भाकपु हिम आस आभास, ये सिंपल फॉर्मूला है जिसके जरिए हम उन सभी मंत्रों को सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं। और स्टेप्स जो हैं इस सूर्य नमस्कार में वो 12 होते हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, हमने देखा इसमें, क्योंकि सारे आसन इसमें सम्मिलित हो गए। प्रश्न में वापस आते हैं। सूर्य नमस्कार के पद या चरण पूछे गए। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन सूर्य नमस्कार? 12 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। कैलोरीज आर, कैलोरी क्या है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ वेट और यूनिट ऑफ फूड एनर्जी। यानी दूरी की इकाई, लंबाई की इकाई, वजन की इकाई और भोजन की इकाई में से कैलोरीज क्या हैं? कैलोरी सामान्य अर्थों में अगर हम देखें बच्चों तो ये ऊर्जा की इकाई होती है। हम कई बार जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वहाँ पर कैलोरी चार्ट्स लगे हुए दिख जाते हैं आपको, जिसमें हमारे सभी समय के जो हमारे ब्रेकफास्ट है, हमारा जो सुबह का, और सुबह में जब हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, दिन का खाना और रात का खाना यानी लंच और डिनर भी है, उसमें हर एक खाने वाली जो चीज़ें हैं, चाहे वो हमारा दाल और चावल के रूप में सामान्य भोजन हो या किसी भी प्रकार का किया जाने वाला हमारा नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट हो, तमाम बीवरेजेस यानी पेय पदार्थ भी जो आप लेते हैं दूध के रूप में, चाय के रूप में, बाकी सभी, और इसके अलावा और मिसलेनियस यानी और विविध प्रकार की जो चीज़ें हम खाते पीते हैं, उन सब में, उन सभी तरह के खाद्य पदार्थों में कैलोरी यानी ऊर्जा छुपी होती है जो हमारे शरीर को प्राप्त होती है। हर एक पदार्थ में कितनी ऊर्जा है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी से लेकर के कैरेट तक यानी गाजर, सेब और कैप्सिकम तक, टोमेटो, सबकी कैलोरीज लिखी गई है, वो कैलोरीज कितनी है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें कितने कैलोरीज की आवश्यकता है अपने शरीर की आवश्यकता के अनुरूप, जैसे हम कामकाज करते हैं हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, इसके लिए इस तरह के कैलोरीज चार्ट या कैलोरी शीट बनाई जाती हैं। और न्यूट्रिशन में यानी पोषण में हमें इसकी आवश्यकता होती है भोजन के सही कैलोरीज के जानने की, ताकि हम अपनी आवश्यकता अनुरूप ही कैलोरीज को ले सकें। प्रश्न में वापस आ जाते हैं। व्हाट आर कैलोरीज, और कैलोरीज क्या हैं? कैलोरीज हैं यूनिट ऑफ फूड एनर्जी, क्योंकि भोजन की जो ऊर्जा है उसकी इकाई के रूप में हमें ये जानकारी देते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये एक आसन दिया गया है बच्चों चित्र में, इसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई दिस आसन। कौन सा आसन है ये? वज्रासन, ताड़ासन, मयूरासन और हलासन। बच्चों देखने से स्पष्ट है ये जो आसन है सामान्य रूप से हम इसे जानते हैं वज्रासन, बहुत पॉपुलर है ये आसन। वज्रासन की जो पोजीशन है इसमें हम बिल्कुल सीधे बैठते हैं, जो ये मेरुदंड है, जो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखी जाती है, पैर आगे की तरफ मोड़ करके इस तरीके से हम बैठते हैं सीधे। जो हेड पॉइंट है वो बिल्कुल सामने की तरफ स्काई टुवर्ड्स रखा जाता है, टुवर्ड्स द स्काई हेड पॉइंट शुड बी। और इसके अतिरिक्त हमारा जो आंखें हैं सामने की तरफ हम उसे देखते हैं, सीधे बैठते हैं। और साथ में जो हमारा पैर पीछे की तरफ है वहाँ पर जो हमारे बिग टोज़ हैं, जो पैर की बड़ी अंगुलियां हैं अंगूठे पैर के, वो दोनों साथ में मिले हुए होते हैं। इस पोजीशन में आप बैठते हैं। ये वैसे जो ये आसन है ये अकेला ऐसा आसन है जो कि भोजन करने के उपरांत भी आप कर सकते हैं, यानी खाना खाने के बाद भी आप इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमारे चयापचयी प्रक्रियाओं को तेज कर देता है, यानी भोजन के पचने में ये सहायक है। ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। जो बेली फैट है यानी पेट के सामने की तरफ जो अतिरिक्त वसा इकट्ठा हो जाती है, चर्बी इकट्ठा हो जाती है, उसको भी कम करने में मदद करता है। तमाम तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी इससे हमें बहुत राहत मिलती है, यानी बहुत फ़ायदेमंद ये आसन है। इसके अतिरिक्त हमारा जो मनोमस्तिष्क है वो स्टेबल और शांत हो जाता है इसके जरिए। एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम इससे दूर होती है। डाइजेशन सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो हमारे पचन की प्रक्रियाएं हैं, पाचन की प्रक्रियाएं, वो अच्छे ढंग से काम करती हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें अच्छा होता है। इसमें जो घुटने हैं
उनके दर्द से आराम मिलता है। एक्सट्रीम दर्द वाले जो लोग हैं, जिनको समस्याएं होती हैं घुटने की, उनको इसमें बैठने से मना किया जाता है। लेकिन सामान्य रूप से इसमें इस तरीके की पोजीशन में बैठने वाले जो लोग हैं, उनको घुटने की समस्या कम होती है, दर्द में उससे राहत मिलती है। इसके अलावा जो हमारी थाइज़ हैं, हमारी जांघें हैं, उनके जो मसल्स हैं वो ताकतवर होती हैं इस तरीके की पोजीशन में बैठने से। और साथ साथ जो हमारी ये मेरुदंड जो हम सीधे करके बैठते हैं, इसमें भी बहुत तरह का फ़ायदा हमें मिलता है, यानी बैक पेन से हमें राहत मिल सकती है। इस तरीके से बहुत फ़ायदेमंद, बहुत अच्छी एक तरह का आसन है। और मैंने बताया कि ये भोजन के बाद किया जाने वाला अकेले तरह का आसन है, वज्रासन इसे कहते हैं। हमें अपने क्वेश्चन में यही पहचान करनी थी किस प्रकार का आसन है ये। दिस इज़ वज्रासन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलें। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMI? BMI का पूर्ण रूप क्या है? BMI का पूर्ण रूप बच्चों बॉडी मास इंडेक्स है। ये शरीर के अनुपात को दिखाता है, ये सही उत्तर है इसका। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में जानें। हमारा जो शरीर है उसकी जो लंबाई है और साथ साथ हमारा जो वजन है यानी वेट है, इन दोनों के सही अनुपात को दिखाने के लिए हम इस चार्ट का, इस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। इस बॉडी मास इंडेक्स की मदद से आप अपनी हाइट के अनुरूप, आपकी हाइट अगर 5 फुट 11 इंच है, तो अगर आपका जो वेट है वो अगर 65 किलो तक आता है, तो इसका अर्थ है कि आप अंडर वेट हैं, यानी आपका वेट कम है, जितनी आपकी ऊंचाई है उसके अनुरूप इससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आपका वजन अगर वापस से आकर के अगर 80 kgs तक है 5 फीट 11 इंचेस पर, तो ये जो लंबाई और आपकी ऊंचाई का अनुपात, लंबाई और जो आपके वजन का अनुपात है, इसको नॉर्मल यानी सामान्य माना जाएगा। इससे ज़्यादा होने पर फिर आप ओवरवेट हो जाते हैं। उसके बाद ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या, और जो अति मोटापे की समस्या है इसको भी इससे जाना जा सकता है, यानी आपकी लंबाई और चौड़ाई या लंबाई और जो ऊंचाई लंबाई और जो वजन है, इसके सही अनुपात के जरिए आप स्वस्थ हैं या स्वस्थ होने के लिए कितना किए जाने की ज़रूरत है, इसकी सही जानकारी, सही सूचना हमें मिल जाती है। तो इस लिहाज से ये BMI हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BMI, सो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज इज़ मस्ट फॉर व्हाट? व्यायाम किसके लिए आवश्यक है? व्यायाम बच्चों जो हम शारीरिक गतिविधियां करते हैं, वेट लिफ्टिंग हो, जॉगिंग हो, और तमाम तरह की जितनी भी गतिविधियां हैं, तमाम तरह की एक्सरसाइज हैं, पुशअप हैं, वो सभी तरह की गतिविधियां हमारे शरीर को सक्रिय रखती हैं। शरीर की गतिविधियां हैं ये, और इसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो पहले की तुलना में ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला, ज़्यादा क्षमताएं उसकी विकसित हो जाती हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा बेहतर उत्तर है इसके लिए। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल स्किल, सोशल स्किल लिखी गई है, लेकिन व्यायाम जो कि शारीरिक और मानसिक तौर पर भी किया जाता है, तो शरीर और मन दोनों के लिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, ऐसा हम जानते हैं, सुनते हैं। एक्सरसाइज इज़ मस्ट फॉर गुड फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी शारीरिक क्षमता की बेहतरी के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। Which one of the following is responsible to create a sense of well-being and reduce feeling of stress? निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्याण की भावना को निर्मित करने और तनाव की अनुभूति को कम करने में उत्तरदायी है? एंडोर्फिन हार्मोन्स, मेडिसिन्स, कैलोरीज और जंक फूड। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में न तो दवाएं, न ही कैलोरीज और न जंक फूड, ये तीनों ही उत्तर गलत हैं। एंडोर्फिन हार्मोन्स हैं एक खास तरह के हार्मोन्स जो कि हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स हैं उनके जरिए सिक्रीट होते हैं, स्रावित होते हैं, और उनका प्रभाव हमारे मनोमस्तिष्क पर पड़ता है, और इसका प्रभाव हमें दिखता है कि हम बेहतर फीलिंग कर पाते हैं, अपने तनाव के जो स्थिति है उससे बाहर निकल पाते हैं। बच्चों, कई तरह के हार्मोन्स हमारी ग्लैंड्स के जरिए निकलते हैं। इसमें जिनके नाम ऊपर लिखे गए हैं, डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन, ये सभी को हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है। हैप्पी हार्मोन्स का अर्थ है कि ये जो सारे हार्मोन्स हैं ये हमारे मनोमस्तिष्क पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं, हमें प्रसन्न रखने का काम करते हैं, और ये सभी स्रावित होते हैं जब हमारे शरीर जो है वो हरकत में आता है। एक्सरसाइज हम करते हैं, एक्टिविटी जब हम करते हैं, तो हमारे शरीर से तमाम तरह की ग्लैंड्स जो हैं वो अलग अलग हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, सिक्रीट करती हैं, और उनका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इनमें डोपामाइन जिसकी बात अभी इसमें लिखी गई है, डोपामाइन जो है वो हमें मोटिवेशन बढ़ाता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है उसमें भी मदद करता है। एंडोर्फिन की अगर बात करें तो एंडोर्फिन हमें हमारे स्ट्रेस से, हमारे पेन से हमें रिलीफ दिलाता है, इसमें मदद करता है। इसके अतिरिक्त हमारे जो अंदर
आनंद का भाव है ये भी लेके आता है, यानी एक अच्छे तरह का प्रभाव हमारे शरीर पर डालता है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये हमारे जो संबंध हैं उनमें एक अच्छी तरह की बॉन्डिंग लेकर के आता है, विश्वास जगाता है, अपने अंदर एक विश्वास की भावना भी आती है, ऑक्सीटोसिन का ये प्रभाव है। इसके अतिरिक्त जो सेरोटोनिन है ये हमारी मेमोरीज़ को बढ़ाता है, हमारे निद्रा में मदद करता है। इस तरीके से ये सभी जो हार्मोन्स हैं ये सकारात्मक रूप से प्रभाव डालते हैं, हमारे शरीर को प्रसन्न रखते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हैप्पी रखते हैं, इसीलिए हम इनको हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि तनाव की अनुभूति को कम करने वाला और कल्याण की भावना, वेलबींग की जो फीलिंग है वो लाने वाला इनमें से क्या है, तो वो हार्मोन्स का नाम है एंडोर्फिन्स। सो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। द वर्ड बीनीथ हिज फीट इज़ अ बायोग्राफी ऑफ विच वन ऑफ, ये सारे के सारे प्लेयर्स के नाम हैं, अलग अलग गेम्स से जुड़े हुए भारत के ये खिलाड़ी हैं। ये बायोग्राफी किसकी है? पुलेला गोपीचंद, अजीत वाडेकर, सचिन तेंदुलकर और नवाब पटौदी। इनमें से जो तीन नीचे वाले जो तीन नाम हैं, अजीत वाडेकर, सचिन तेंदुलकर और नवाब पटौदी, ये तीनों क्रिकेटर्स हैं अलग अलग समय के भारत के। लेकिन इसका सही जो उत्तर है, ये उत्तर है पुलेला गोपीचंद। ये भारत के एक बैडमिंटन खिलाड़ी, एक लीजेंड बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पुलेला गोपीचंद। ये उनके बारे में लिखी गई पुस्तक है, उनके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है। इसको पुस्तक को लिखने वाले जो इसके राइटर हैं, इसके ऑथर हैं, वो संजय शर्मा और उनके साथ में सची संजय शर्मा, उनकी जो पत्नी है, इन दोनों ने मिलकर के लिखा है ये पुस्तक द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। ये पुलेला गोपीचंद के बारे में है, जो कि भारत के एक लीजेंड प्लेयर रहे हैं बैडमिंटन के, जैसा मैंने आपको बताया। और वर्तमान में ये भारत की जो नेशनल बैडमिंटन टीम है उसके कोच हैं, राष्ट्रीय कोच हैं। भारत के लिए इन्होंने दूसरे ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीती थी। ये बैडमिंटन की जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें एक बहुत प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, एक चैम्पियनशिप है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप। ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं भारत के जिन्होंने ये खिताब जीता था। इनके पहले प्रकाश पादुकोण ने ये खिताब जीता था और ये भारत के दूसरे प्लेयर हैं। 2001 में इन्होंने ये ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीती थी। वर्तमान में नीचे दिए गए जो चित्र हैं पीवी सिंधु के और साइना नेहवाल के, आप जानते हैं ये भारत के बहुत प्रचलित बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। महिला खिलाड़ियों की बात अगर आप करें, पदक विजेता हैं ओलंपिक्स के भी। इस बुक में जो फॉरवर्डिंग है वो साइना नेहवाल ने लिखी है। ये दोनों ही जो महिला खिलाड़ी हैं ये शिष्याएँ हैं पुलेला गोपीचंद की। गोपीचंद ने अपने रिटायरमेंट के बाद में अपनी एकेडमी बनाई है और वहाँ पर वो जो नए खिलाड़ी हैं, जो नवोदित खिलाड़ी हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। और उन्हीं के ट्रेनिंग कैंप से या उन्हीं के एकेडमी से निकले हुए जो कई सारे नाम हैं जो भारत के वर्तमान के सबसे चोटी के खिलाड़ी हैं, चाहे महिला खिलाड़ियों की बात करें या पुरुष खिलाड़ियों की बात करें, उनके अधिकांश के कोच के रूप में हम पुलेला गोपीचंद को देखते हैं। और वर्तमान में ये राष्ट्रीय बैडमिंटन जो हमारी टीम है उसके राष्ट्रीय कोच भी हैं। तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी गई है पुलेला गोपीचंद के बारे में, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। सो राइट आंसर इज पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोबिक एक्सरसाइज? निम्नलिखित में से कौन से एक एरोबिक व्यायाम नहीं है? बाइकिंग, वेट लिफ्टिंग, रनिंग और स्विमिंग। बच्चों, जितनी भी तरह की शारीरिक गतिविधियां हम करते हैं उन सभी तरह की गतिविधियों में, चाहे वो रनिंग हो, जॉगिंग हो या बॉक्सिंग हो, किसी भी प्रकार की, इसमें कई प्रकार की एक्सरसाइज दिखाई गई हैं। सभी तरह की गतिविधियों में जिनमें हमारा शरीर हरकत में आता है, हम कैलोरीज बर्न करते हैं, ऊर्जा और संचित करने के लिए हमारा शरीर उसके लायक बनता है, हमारा इम्यून सिस्टम बेटर होता है, ये चीज़ों के लिए हमारे शरीर की गतिविधियाँ इसके लिए ज़रूरी हैं। वेट लिफ्टिंग की गतिविधि आप करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जिसमें आप ऊर्जा को खर्च करते हैं, आपका शरीर मूवमेंट में होता है, हरकत में होता है। तो ये सभी के सभी जो हैं वो एरोबिक व्यायाम का हिस्सा हैं। लेकिन बाइकिंग जब आप करते हैं तो आप एक जगह पर स्थिर होते हैं और वो साधन आपको लेकर के जा रहा होता है, वहाँ पर शरीर हमारा हरकत में नहीं होता, तो ये किसी प्रकार का व्यायाम नहीं है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर बाइकिंग है, जो एक एरोबिक व्यायाम नहीं है। दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज। बाइक इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाइकिंग इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले प्रश्न की तरफ। बाबा रामदेव इज़ फेमस एज, बाबा रामदेव किस रूप में प्रसिद्ध है? म्यूज़िक गुरु के रूप में, डांस गुरु के रूप में, फिल्म और योगा गुरु के रूप में। बच्चों, बाबा रामदेव का नाम हम सब ने सुना है, टीवी पर भी आपने कई बार देखा होगा। इनके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। पतंजलि के रूप में इन्होंने एक फर्म स्टैब्लिश की है जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और वो हमारी मार्केट में, हमारे घरों में
आपको मिल जाएंगे। योग गुरु के रूप में इनकी पहचान है। बाबा रामदेव एक प्रचलित योग गुरु हैं और 2002 से विशेष करके इनके जो योगा कैंप है वो बहुत चलन में आए। इन्होंने कई सारे जो आसन हैं और यौगिक क्रियाएं हैं उनको करके पब्लिक को ये दिखाया कि किस प्रकार से ये चीज़ें की जाएं, और बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं भारत में भी और भारत के बाहर भी। इसके अतिरिक्त वो स्वदेशी उत्पादों के लिए उन्होंने एक व्यावसायिक संस्था भी पतंजलि के रूप में बनाई है। इनके पास इनका योग का संस्थान भी है हरिद्वार में और बहुत प्रचलित नाम है ये। आधुनिक दौर में योग को रीस्टैब्लिश करने में यानी फिर से स्थापित करने में, क्योंकि योग की परंपरा वैसे भारत में बहुत पुरानी है, पतंजलि इनके सबसे बड़े ऋषि या गुरु माने जाते हैं पुराने समय की अगर हम बात करें भारत में। लेकिन वर्तमान में योग को रीस्टैब्लिश करने में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है वो बाबा रामदेव हैं, और इनकी ख्याति, इनकी जो लोकप्रियता है वो भी इसी रूप में है, एक योग गुरु के रूप में। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की बात करें अपने क्विज के। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गेम्स वॉज प्रीवियसली नोन एज मिंटोनेटे? निम्नलिखित में से कौन सा एक खेल है जो मिंटोनेटे के नाम से जाना जाता था? बच्चों वो जो हमारे चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन को देखें, बेसबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल एंड वॉलीबॉल। इस प्रश्न का सही उत्तर है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल एक ऐसा खेल है जो वास्तव में शुरू हुआ 1895 में, यानी 1895 में इसकी शुरुआत हुई थी। बगल में जो चित्र दिया गया है ये एक खेल शिक्षक हैं अमेरिका के, मैसाचुसेट्स में एक इंस्टीट्यूट में, ये वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के यानी खेल शिक्षा के, शारीरिक शिक्षा के ये डायरेक्टर थे। शुरुआत इन्होंने खेल शिक्षक के रूप में की थी। इनकी कल्पना ये थी, क्योंकि इसके पहले ये खेल चलन में नहीं था, 1895 में यानी 1895 में उन्होंने इसकी कल्पना की कि इस प्रकार का खेल खेला जाए जिसमें नेट के दोनों तरफ, यानी जो बीच में लगे हुए ये नेट है, इस नेट के दोनों तरफ, दोनों हिस्सों में 6-6 खिलाड़ी इसको खेलेंगे और इस प्रकार से बॉल की मदद से इसे खेला जाएगा। और इस खेल को, इस नए तरह के खेल को इन्होंने नाम दिया 1895। एक टीम गेम के तौर पर, एक टीम स्पोर्ट के तौर पर इसको शुरू किया था। लेकिन एक साल के बाद ही 1886 में 1896 में, देन आफ्टर जस्ट 1 ईयर, इस खेल को देखने वाले बहुत सारे दर्शकों के बीच में इस खेल की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा होने लगी और लोगों ने इस खेल को, इसके बारे में कमेंट करना शुरू किया। कमेंट लाइक द प्लेयर्स सीम टू बी बॉलिंग द बॉल बैक एंड फोर्थ ओवर द नेट, यानी नेट के ऊपर से ये जो गेंद है एक से दूसरी तरफ फेंकी जाती है। बॉल की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसको वॉलिंग करते हैं। तो ये वॉलिंग और साथ में ये वॉल शब्द जो था, ये बहुत अच्छा एक तरीके का एक्सप्लेनेशन था इस मिंटोनेटे नाम की गेम का। तो मॉर्गन साहब को, इन महाशय का नाम, ये जो खेल इन्होंने शुरू किया था, इनका नाम विलियम जी मॉर्गन है, बहुत प्रसिद्ध वहाँ के खेल शिक्षक थे। मॉर्गन साहब ने फिर बाद में स्वयं से ही इस खेल का नाम, जो उन्होंने पहले मिंटोनेटे रखा था, इस खेल का नाम इस कमेंट के ऊपर, क्योंकि ये कमेंट जो था वो खेल को अच्छे ढंग से परिभाषित करता था, इसीलिए उन्होंने खेल का नाम ही चेंज कर दिया। मिंटोनेटे से उसका नाम हो गया वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। जस्ट आफ्टर 1 ईयर 1895 में शुरू हुआ मिंटोनेटे के रूप में और 1896 में, एक साल के बाद, इसका नाम मिंटोनेटे हो गया। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, मिंटोनेटे के रूप में पहले कौन से खेल की शुरुआत हुई, वो खेल था वॉलीबॉल। बच्चों, हमने अपने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपकी जानकारी भी पहले से थोड़ी बेहतर हुई होगी। धन्यवाद।